it was something that the imagination really couldn't. 6 अगस्त 1945 सुबह के 8 बजे थे। जापान के हिरोशिमा में रोज की तरह लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। सब कुछ नॉर्मल जैसा था, लेकिन हिरोशिमा के लोग इस बात से बेखबर थे कि जो उनके साथ होने वाला है उसको अतीत में सबसे भयानक इंसिडेंट के तौर पर देखा जाएगा। जी हाँ, जापान के कट्टर दुश्मन अमेरिका ने B-29 बॉम्बर एनोला गैस से इस शहर पर एटम बम गिरा दिया था और देखते ही देखते पूरा शहर राख में तब्दील हो गया था। लेकिन इस हमले के पीछे बहुत से सवाल है कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर ही क्यों परमाणु हमले किए, क्यों दोनों देशों के बीच इतनी तनातनी मच गई और इस हमले का सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या कनेक्शन था। इन सारी बातों को आज पूरी डिटेल में समझते हैं और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। यह युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, जब हिटलर ने पोलैंड देश को इन्वेंट किया। फिर एक एक करके कई देश इस युद्ध में धकेल दिए गए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड दो बड़ी अलायंस के बीच में लड़ा जा रहा था, एक एक्सिस पावर और एक एलाइड पावर। एक तरफ जर्मन, इटली, जापान और दूसरी तरफ से ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएस। इसमें फ्रांस और चाइना जैसे देश भी जुड़े हुए थे। इस वर्ल्ड वॉर में अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस युद्ध का हिस्सा न बने, लेकिन साल 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, उसके बाद यूएस को न चाहते हुए भी इस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ा। दरअसल 7 सितंबर 1941 ये वो दिन था जब पैसिफिक ओशियन के बीच एक आइलैंड पर 2 घंटे तक ऐसी बमबारी हुई जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रुख बदलकर रख दिया। जी हां, यह जगह थी पर्ल हार्बर। कहा जाता है कि उस दिन जापान ने सुबह सुबह अमेरिकी नौसेना के इस अड्डे पर सबको हैरान करते हुए हमला कर दिया। एक तरफ जहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर बाकी दुनिया जंग में घिरी थी, मगर उस वक्त अमेरिका इससे अलग था। लेकिन फिर जहन में सवाल आता है कि आखिर क्यों इस वॉर से अमेरिका ने दूरी बना रखी थी। शायद इसे जानकर आप यकीन नहीं करेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब अमेरिका चीन को बचाना चाहता था, लेकिन वो इसे लेकर खुलकर सामने नहीं आ रहा था। और ये वही चीन है जो अब अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को शुरू हुए 3 साल गुजर चुके थे, जिसमें एक तरफ जर्मनी और इटली थे तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, नीदरलैंड और फ्रांस थे। वही इस जंग में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी नुकसान उठाने पड़े थे। लेकिन बीच में एक ऐसा भी देश था जिसने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था, और वो देश था जापान, क्योंकि इस देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी, इसलिए दूसरे देशों पर धड़ाधड़ कब्जा जमा रहा था। ऐसा इसलिए ताकि वो अपने देश के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की कमी को पूरा कर सके। ये वो समय था जब जापान ने कोरिया, ताइवान और चीन के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था और पैसिफिक ओशियन में फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया पर भी अपना कब्जा जमाने की फिराक में लगा हुआ था। लेकिन जापान को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मलेशिया ब्रिटेन के कब्जे में, इंडोनेशिया नीदरलैंड के कब्जे में और फिलीपींस अमेरिका के कब्जे में था। इन देशों को जापान के दूसरे देशों पर कब्जा करना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ जापान इतना ताकतवर इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके पीछे हिटलर का हाथ था, और जैसा हम जानते हैं कि उस समय हिटलर अमेरिका और ब्रिटेन का कट्टर दुश्मन हुआ करता था। इधर जापान की हरकत कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे परेशान होकर अमेरिका ने जुलाई 1941 में जापान को तेल देना बंद कर दिया था, क्योंकि जापान खुद तेल प्रोड्यूस नहीं करता था, बल्कि उसे 80% तेल अमेरिका से ही मिलता था। अमेरिका ने जापान के सामने एक शर्त रखी कि वो जापान को चीन से अपने कब्जा हटाना होगा। हालांकि जापान के लिए यह बहुत मुश्किल फैसला था। ऐसा इसलिए कि जापान को यह लगने लगा था कि अगर वो अमेरिका की बात मान लेगा तो दुनिया के सामने यह मैसेज जाएगा कि उसने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसलिए जापान का यह फैसला था कि अब वो चीन से अपने सैनिक वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि उसने एक दूसरा प्लान बनाना शुरू किया। जापान अब इंडोनेशिया पर कब्जा करके तेल हथियाने की सोच रहा था, लेकिन यह सुनने में जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। और यह बात जापान भी अच्छे से जानता था कि इंडोनेशिया पर कब्जा करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया पर नीदरलैंड का कब्जा था और वहां पर पहुंचने से पहले जरूरी था कि पहले फिलीपींस पर राज किया जाए, जो अमेरिका के कब्जे में था। जापान को यह भी मालूम था कि अगर उसने फिलीपींस पर हमला किया तो पैसिफिक ओशियन में मौजूद अमेरिकन नवल बेस पर्ल हार्बर जापान को हमले का जवाब देगा। अब चूंकि जापान के पास तेल तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए उसे हमले तेजी से करने की मजबूरी समझ में आने लगी थी। लेकिन जापान को यह हमला फिलीपींस पर नहीं बल्कि पर्ल हार्बर पर करना था,
और फिर जापान की सेना ने हमले का सीक्रेट प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान बनाने के बाद जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। बताया जाता है कि इस हमले के लिए जापान ने अपने बेड़े में 2 बैटलशिप, 30 डिस्ट्रॉयर, 39 सबमरीन और सबसे खतरनाक 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट शामिल किए थे। हालांकि अमेरिका के पास भी अच्छी तादाद में सैनिक और इक्विपमेंट शामिल थे कि अगर हमला होता है तो अमेरिका जापान पर भारी पड़ता नजर आता। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी, इस हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका को पहले से पता होना चाहिए था, जो कि था नहीं। 7 सितंबर 1941 ये वो दिन था जब जापान के 350 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने एक एक करके अमेरिकी बैटलशिप पर अटैक करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जापान के 300 एयरक्राफ्ट बॉम्बर ने गोलों की बारिश शुरू कर दी। 45 मिनट तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और वापस चले गए। अमेरिकन नेवी को यह लगा कि शायद हमला रुक गया है और जापानी वापस चले गए हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद बचे हुए बॉम्बर एयरक्राफ्ट आते हैं और ताबड़तोड़ हमला फिर से शुरू कर देते हैं। अब पूरे 1 घंटा 15 मिनट तक ये हमला जारी रहता है और इस हमले में अमेरिकन नेवल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बताया जाता है कि इस हमले में अमेरिका के 200 वेसल, 8 बैटलशिप और 300 प्लेन तबाह हो गए थे। कुल मिलाकर जापान इस हमले में मजबूत होता दिखाई देने लगा। पर्ल हार्बर पर हमला करने के बाद जापानी वापस तो चले गए, लेकिन उन्होंने अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर सेकंड में शामिल कर लिया था। अब इतने खतरनाक हमले के बाद अमेरिका चुप बैठने वाला तो था नहीं। अगले ही दिन से अमेरिका ने जापान पर हमला करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया और 4 महीने बाद अमेरिका ने जापान के टोक्यो शहर पर ठीक वैसा ही हमला कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में यह अमेरिका द्वारा किया जाने वाला पहला हमला था और उसके बाद अमेरिका रुका नहीं। अगले 4 सालों तक अमेरिका और जापान में जबरदस्त जंग जारी रही। इस जंग में अमेरिका जापान पर हावी होता गया क्योंकि जापान इस हमले से पहले ही टूट चुका था, लेकिन वो किसी भी हाल में घुटने टेकने वाला तो था नहीं। हमले जारी थे और फिर आता है दिन 6 अगस्त 1945 का। जी हाँ, ये वो दिन था जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया था। बताया जाता है कि 4400 किलो वजनी लिटिल बॉय नाम के इस परमाणु बम ने पल भर में शहर को राख में तब्दील करके रख दिया था। यह इतिहास का पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने जापान की कमर तोड़ दी थी। इस हमले में लगभग 80,000 लोग मारे गए। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:09 पर B-29 एनोला गे विमान उड़ा रहे कर्नल पॉल टिप्स ने इंटरकॉम पर घोषणा की कि आप सभी अपने गॉगल्स लगा लीजिए। ठीक 8:13 पर एनोला गे के बम्बार्डियर मेजर टॉम्स फेरबी के हेडफोन पर कर्नल पॉल टिप्स का संदेश सुनाई दिया कि इट्स ऑल योर्स। फेरबी को जैसे ही अपना लक्ष्य एओई ब्रिज दिखाई दिया, वे चिल्ला उठे, यस आई हैव गॉट इट। 8:15 पर एनोला गे से लिटिल बॉय नाम का एटम बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। इसको नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे, लेकिन तेज हवाओं के कारण एटम बम अपने लक्ष्य एओई ब्रिज से पूरे 200 मीटर दूर सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर जा फटा। बम फटते ही हिरोशिमा के लोगों पर क्या बीती, क्रेग कोली अपनी किताब नागासाकी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट एंड अनोइंग में लिखते हैं कि इसकी शक्ति 12,500 TNT के बराबर थी और जब यह फटा तो तापमान अचानक 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा और ऊपर उड़ रहे विमान द ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्विनी ने एक विशाल आग का गोला बनते देखा। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट से बनी इमारतों को छोड़कर वहां की हर चीज गायब हो चुकी थी। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारत की हर खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए थे। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के भीतर धराशायी हो गई और कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2.5 लाख के 30% यानी कि लगभग 80,000 लोग मौत की गर्त में समा गए। जैसे ही धमाका हुआ, एनोला गे के कैबिन में रोशनी फैल गई और पायलट पॉल टिप्स ने अपने दांतों में एक सिरन सी महसूस की। विमान के पिछले हिस्से में बैठे टेल गनर बॉब कैरन ने अपना कोडेक कैमरा उठाया और नीचे के दृश्य की तस्वीर लेने लगे। नीचे के बैंगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का एक रेला 3000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल ले ली जिसे डेथ ऑफ मशरूम भी कहा जाता है। एनोला गे के सह पायलट रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा, ओह माय गॉड व्हाट वी हैव डन इट। एनोला गे के वेपेनियर विलियम्स पारस ने एक कूट संदेश भेजा, परिणाम सफल और विमान में हालात सामान्य। लेकिन वार अभी भी थमा नहीं था। 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को जापान के एक और शहर नागासाकी पर फैट बॉय नाम का
एक और परमाणु बम गिराया गया जिसमें करीब 40,000 लोग मारे गए। बैक टू बैक हमले के बाद टूटे हुए जापान ने 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। बताया जाता है कि अगर इन 2 हमलों के बाद भी जापान सरेंडर नहीं करता तो अमेरिका 19 अगस्त को फिर से टोक्यो पर परमाणु हमला करने वाला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद अमेरिका और जापान के संबंध ने दोनों देशों के लोगों की जिंदगी को बदलकर रख दिया। मई 2016 की बात है जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे एक साथ हिरोशिमा गए और यह एक ऐतिहासिक घटना बन गई। इतना ही नहीं, बराक ओबामा अमेरिकी इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने उस जगह का दौरा किया जहां अमेरिका ने इतिहास का पहला न्यूक्लियर अटैक किया। कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।